भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। कटेंगे तो कटेंगे, किसको बोलो? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे कटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा आप इन दिनों खूब सुन रहे होंगे। अब इस नारे के इर्द गिर्द पूरे देश की सियासत घूम रही है। यानी पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है, बाकी मुद्दे सारे खट। बटेंगे तो कटेंगे। हैरानी की बात यह है कि इस नारे के पीछे विपक्ष भी दौड़ रहा है और मीडिया भी दौड़ रही है। यानी एक नारा और एक नारे के इर्द गिर्द घूमती देश की सियासत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया नारा बटेंगे तो कटेंगे सुर्खियों में है, चर्चा में है, और यह नारा हर दिन नया रूप लेकर सामने आ रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव। झारखंड के चुनाव में भी इस नारे को खूब तूल दिया जा रहा है। वैसे यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव पर मतदान तय था, लेकिन अब वोटिंग एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी जैसी पार्टियों ने चिट्ठी लिखकर मतदान की तारीख में बदलाव की मांग की है। लेकिन बात झारखंड और महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं, जहां पर यह नारा बटेंगे तो कटेंगे खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि 26 अगस्त से इस नारे की शुरुआत हुई थी, जब सीएम योगी ने कहा था। फिर अखिलेश यादव कूदे और उन्होंने कहा 21 अक्टूबर को कि पीडीए ना कटेगा ना बटेगा, पीडीए सिर्फ जीतेगा। फिर इसके बाद सीएम के बाद पीएम की एंट्री होती है झारखंड के चुनाव में, जो कहते हैं कि जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस तीनों घुसपैठिए समर्थक हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसा रहे हैं, ये आपकी रोटी बेटी माटी छीन रहे हैं, ये आदिवासी समाज और देश के लिए खतरा है। वहीं खड़गे साहब सामने आते हैं, कांग्रेस के चेहरे, पार्टी के अध्यक्ष। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। गरीब मंदिर स्कूल में नहीं जा सकता, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा तोड़ना है। यानी कुल मिलाकर चुनावी लड़ाई अब बेटी पर भी आ गई। वहीं गिरिराज सिंह की एंट्री होती है। हाल ही में एक बयान दिया, खूब सुर्खियों में आए। अब गिरिराज सिंह कहते हैं छठ पर्व को लेकर, थूक जिहाद वालों से सामान मत खरीदो। हिंदुओं से गिरिराज अपील कर रहे हैं कि पवित्रता का पर्व है छठ, तो इसलिए हिंदू दुकानदारों से ही सामान लो, थूक जिहाद वालों से नहीं। यानी अब सियासत में सिर्फ बटेंगे कटेंगे ये हालात बन चुके हैं। अब कौन बटेगा कौन कटेगा, इसको लेकर भी सवाल है। और इस पूरी सियासी जंग में एक खबर यह भी है कि झारखंड में जहां एक तरफ चुनाव होते हैं तो वहां पीएम मोदी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन खबर यह है कि बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ करें। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा एक सेल्फी
कटआउट बना लिया है और उसमें इस नारे को लिखा गया है, बटेंगे कटेंगे। और सीएम योगी जब झारखंड पहुंचे तो उन्होंने भी इसी अंदाज से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी तीनों को निशाने पर भी लिया। ये नारे की एंट्री जो झारखंड में हुई है, अब क्या वो भी असर डालेगी झारखंड की सियासत पर? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको, तो इन्होंने चुनाव से तारीख बदलवा दी। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। सपा बौखलाई हुई है, सपा का जनाधार कुछ है नहीं, केवल गुंडे अराजकता की बातें कर रहे हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके। देखिए, जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? यहाँ की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठ। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। जहां धर्म के नाम पर तो ये लोग एक दूसरे पर खूब डरवाते ही है, घर घर में भी अब ये लड़वाना शुरू कर दिया। बाप बेटा को लड़वा देता है, भाई भाई को लड़वा देता है। ये हालत है। ये लोग फूट डालो और राजनीति करो मेरी विश्वास है। तो ये है देश की सियासत, सिर्फ एक नारे पर केंद्रित। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और साथ ही राकेश आहिर जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी का चेहरा। कुछ ही देर में एक चौथी खिड़की भी खुलेगी, एक और मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन केसी जैन साहब, सर बधाई हो। जैन साहब, मैंने कहा नारा हिट हो गया आपका। आप मुस्कुरा रहे हैं? जैन साहब का ऑडियो प्लीज। जैन साहब, शायद वो म्यूट है मामला। जी, मैंने कहा जैन साहब देखिए ना, पूरे देश में कुछ भी नहीं है, राम राज्य आ गया और एक ही नारा गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे। यानी देश के सारे मुद्दे खत्म, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, ना रोजगार, ना महंगाई,
सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, देखिए चावला जी, पहली बात तो ये नारा नहीं है, एक विचार है। दूसरी बात ये है कि अगर नारा को हिट कौन कर रहा है? हिट तो विपक्ष कर रहा है इसको। अच्छा, हम तो इसको हिट नहीं कर पाए थे, इसको हिट करने का काम विपक्ष कर रहा है। जैसे भी एक कविता लिख दिया, उसकी अलग अलग परिभाषा लोग करते हैं, अलग अलग व्याख्या लोग करते हैं। वैसे ही योगी जी के वक्तव्य की अलग अलग परिभाषा कर रहे हैं। आप परिभाषा कर दीजिए सर, आज आप परिभाषा कर दीजिए। परिभाषा तो योगी जी ने स्पष्ट कर दी। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। क्या? एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास के साथ देश को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बहुसंख्यक समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कौन तोड़ रहा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो कौन तोड़ रहा है? तोड़ वो लोग रहे हैं। कौन लोग हैं? जो लोग पत्रकारों से सवाल पूछने से पहले उनकी जाति पूछते। तो वो लोग हैं जो लोग इंटर की टीम में जो पुलिस वाले होते हैं, उनकी अलग अलग जाति पूछते हैं। तो वो लोग रहे हैं जो अपराधियों की जाति पूछते हैं कि भाई फला मारा तो गया वहां पर, या फला गिरफ्तार तो हुआ, या फला को सजा तो हुई। फिर उसकी कुंडली निकालते हैं कि उसके आगे अगर सरनेम नहीं है तो उसकी कुंडली निकालते हैं कि सरनेम है क्या, और सरनेम पता करके महीनों बाद फिर उसको मुद्दा बनाते हैं कि फला तो फला जाति का था। अच्छा, यानी ये बटेंगे कटेंगे का मतलब ये हुआ? बिल्कुल। जो बहुसंख्यक समाज हमारा है, बहुसंख्यक समाज मतलब का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, बहुसंख्यक समाज मतलब अल्पसंख्यक समाज का मतलब जैसे है वैसे बहुसंख्यक समाज का मतलब। नहीं, तो आप खुलकर बोलिए ना जैन साहब, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? बटेंगे कटेंगे आपने कहा, बहुसंख्यक तो बहुसंख्यक का मतलब है जो हमारा हिंदू समाज है। अच्छा, हिंदू समाज है, 80% है। हाँ, जो 80% है। हाँ, तो मतलब आप ये हिंदुओं को अपील कर रहे हो कि ना बटो ना कटो? है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, जात के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने चेतावनी दी है, और जो लोग ना बटे उनको जगाने का भी काम। यानी आप ये कह रहे हो कि इसलिए आपने ये नारा दिया बटोगे कटोगे? जैन साहब, ना तो ये नारा दिया और ना तो हमने हिट करने का प्रयास किया। हमने तो एक विचार रखा। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक विचार रखा। अच्छा, ये विचार था। विचार को तो आपने कहा ये बहुसंख्यक को बांट रहे हैं। नहीं, बहुसंख्यक बट रहे हैं, यानी कि मतलब हो गया 80 और 20 का आपके मुताबिक। 80-20 ही तो हो गया ना इसका मतलब? तो 80-20 नहीं है योगी जो है। अच्छा, ये 80-20 नहीं है? नहीं, ये 80 को खंड खंड करना चाहते हैं। अच्छा, 80 को कौन खंड खंड करना चाह रहा है? वही जो जाति पूछते हैं। अच्छा, तो 80 पर ध्यान है, तो 80 पर आपका ध्यान है, तो 20 पर क्यों नहीं? देखिए चावला जी, 20 की राजनीति वो लोग करते हैं जिनको जनता ने स्वीकार नहीं किया है। तो आप सिर्फ 80 की राजनीति करते हो, राइट? नहीं, हम तो देश की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं। नहीं, तो फिर ये देश की, मैं वही तो आप जानना चाह रहा हूं सर, देश की राजनीति में कहां महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम, ये सब तो खत्म हो गए मुद्दे। देखिए चावला जी, दरअसल सिर्फ एक ही तो नारा मुद्दा है। एक उदाहरण के तौर पर फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपने कहा कि मसला 80 का है, 20 की बात नहीं कर रहे आप, लेकिन रोटी। एक मिनट जैन साहब, आप ही के पास हूं, आप ही को उत्तर देना है। रोटी, बेटी और माटी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना वो बेटी छीन लेंगे, कहा ना, वो सुना आपने जैन साहब? तो ये बेटी को कौन छीन लेगा? देखिए, जिनके वहां बहुविवाह का प्रचलन है, अच्छा, जिन्होंने अपने वहां एक संवैधानिक मोहर लगा रखी है बहुविवाह के नाम पर, हाँ, के साथ अत्याचार करने का, ठीक, वो लोग बेटी छीन
अच्छा, वो बेटी जिनके घर में देखिए जब उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लेकर के योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार आई तो यही लेकर नहीं, कल तक तो मामला मंगलसूत्र छीनने का था, लेकिन अब एक बेटी छीनने का भी आगे। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं चावला, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो अब ये बेटी भी छीन लेंगे। धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम जब लेकर के आए तो विपक्ष ने उसको नाम दिया लव से रोक के लिए कानून लेकर आए। जैन साहब, आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, प्लीज दोबारा से। राकेश जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई नारा तो आप ही हिट कर रहे हो, योगी जी ने तो सिर्फ एक नारा दिया, उसके बाद आप ही उसी नारे का तोड़ ढूंढ रहे हो। जैसे वो होता है ना, जो फिल्म में एक म्यूजिक हिट हो जाता है, किसी गीतकार का एक गीत हिट हो गया तो फिर सभी कहते हैं कि भैया इसी धुन में मामला टाइट करो। आपने भी अपने सबको लगा दिया कि भैया कटोगे बटोगे ये नारे का तोड़ ढूंढो, और आप ही हिट करने पर जुड़े हो। जैन साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, दरअसल तिलक जी, जैन साहब सदियों से बांटते आ रहे हैं और इन्होंने आज से नहीं बांट रहा। इन्होंने पहले 3000 जातियों में बांटा, बैस सूत्र में बांटा, फिर 25,000 उपजातियों में बांटा, फिर इन्होंने पानी छूने पे बांटा, घोड़ी चढ़ने पे बांटा, मूछ रखने पे बांटा, और अभी आप प्रधानमंत्री जी का बात बेटी छीनने वाला जो बयान उसका भी जिक्र आपने करके ये बताया कि बताइए प्रधानमंत्री जी भैंस छीनने से शुरुआत किए थे, भैंस छीनने से शुरुआत किए, फिर मंगलसूत्र पे आ गए, फिर उसके बाद मुजरा पे आ गए, और आज उन्होंने कह दिया बेटी छीन लेंगे। तो उन्होंने सही और स्पष्ट कहा। तो जो आप जातियों में बांट रहे हो वो क्या है? भाईचारा है? मैं कह रहा हूं मैं जातियों की राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं ही नहीं। अच्छा, ये पीडीए का मतलब क्या हुआ फिर? समाजवादी पार्टी समता और समानता की राजनीति करता है। तो पीडीए का मतलब क्या हुआ, ये भी समझा दीजिए। पीडीए का मतलब आप पिछड़ा, दलित, अगड़ा, आदि आबादी। अच्छा, अगड़ा, आदि आबादी और अल्पसंख्यक। बिल्कुल, अल्पसंख्यक पहले है ना? अरे आप वो शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल नहीं। आपके वो जो पीडीए वाला रथ है उसमें ए का आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुस्लिम। मैं तभी पूछ रहा था, मेरी आपकी तरह तेज बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल मन में आया तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे। नहीं तिलक जी, हाँ। समाजवादी पार्टी कभी राजनीति जाति पे नहीं की है। अच्छा, जाति पे नहीं, समता और समानता पे राजनीति की है। तो फिर ये जातिगत जनगणना की वकालत नहीं कर रहे हो, कह रहे हो जातियों की बात नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूं जाति की वकालत भारतीय जनता पार्टी कर रही। अभी केसी जैन साहब ने कहा कि जाति वो ढूंढते हैं, जाति ये ढूंढते हैं। हाँ। जाति तब ढूंढी जाती है जब किसी के साथ जाति देख के न्याय नहीं मिलता है, अन्याय मिलता है। कौन अभी नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में 2 पत्रकार साथियों को जो इनके उजागर किए, शायद आप भी देखे होंगे। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे आपकी सरकार थी तो एमवाई का मसला था। नहीं तिलक जी, एमवाई का ही मसला था ना। अभी मैं कह रहा हूं कि कौन नहीं देखा वो 2 पत्रकारों को नग्न करके पीटा गया। पत्रकार को मैं कह रहा हूं कि कौन नहीं देखा। नहीं, आप तो पत्रकारों की जाति क्यों पूछते हो? मैं कह रहा हूं भारतीय आप कह रहे हो जातियों में नहीं बांटते तो पत्रकार की जाति क्यों पूछते हो आप? मैं कह रहा हूं पत्रकार की जाति में नहीं पूछ रहा हूं। कौन? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं सबके सामने, कह रहे बताओ तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, किस गोत्र के हो? मैं कह रहा हूं कि जब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रवक्ता बन के बोलेगा, अच्छा, तो उससे सवाल पूछा जाएगा। ठीक, मैं कह रहा हूं पत्रकार को पत्रकारिता निष्पक्ष करनी चाहिए। हाँ। सरकार से जो सवाल करना चाहिए वो सरकार, तो यानी जो सवाल आपको चुभेगा उसका पलट जवाब आप ये दोगे कि पत्रकार मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और सारी व्यवस्था की सरकार से आप सवाल करेंगे कि विपक्ष के लोग? राकेश जी, मैंने आपसे पूछा, आप जाति और धर्म के आधार पर वो कह रहे हो कि वो बांट रहे हैं। आप नहीं बांट रहे हो जाति और धर्म के आधार पर, और एक नारे के पीछे आप क्यों पड़ गए? देश में सारे मुद्दे खत्म हो गए क्या? मैं कह रहा हूं, क्या आपको जो शिक्षक धरना दे रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई दिए? 69,000 शिक्षकों को छोड़ दिया उनके हवाले। मैं कह रहा हूं 700 शिक्षक जो 700 दिनों से बैठे थे, उसका कौन मुद्दा उठा रहा था? कौन उठा रहा है सर? मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैं दीपावली पे तो अकेले वो दीपावली मना रहे थे, आप तो नहीं गए मनाने उनके साथ। मैं स्वयं बैठा था, समाजवादी पार्टी के लोग इको गार्डन में बैठे थे, और जितनी भी भरतक कोशिश हुई समाजवादी पार्टी हर प्लेटफॉर्म पर एक ही नारे के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हो आप? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। इसका मतलब तो आप जो बीजेपी केसी जैन साहब कह रहे हैं कि भैया ये फंस गए हमारे एक नारे में,
केसी जैन साहब, ये पर्दा डालने के लिए नफरती बयान है। ये जोड़ने का बयान जल्दी से जैन साहब, फिर मैं ये नफरत कैसे फैलाई जाए और नफरत ऐसे विश्वेंद्र जी के पास जा रहा हूं जल्दी से। केसी जैन साहब, चांद भाई भी जुड़ गए। इनके नफरत से एक व्यक्ति की जान चली गई। ये नफरती लोग हैं, ये सौहार्द कायम करने वाले लोग नहीं होती लगती। कैसे नफरत फैलाई जाए, लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट पे चुनाव होने वाले थे। एक चुनाव इसलिए नहीं कराए ताकि मैं हार जाऊंगा और बुरी तरीके से हारेंगे, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव बाद में कराने के लिए निर्णय लिया और देखिए चुनाव एक हफ्ता टाल दिए। चुनाव इसलिए टाल दिए कि जो लोग मन बनाए हैं कि वहां पर हिस्सा लेंगे और वोट के माध्यम से उनको चोट पहुंचाएंगे, इसलिए वो एक हफ्ता उनको टालने का काम किया है और नफरती बयान के अलावा इनके पास। एक मिनट विश्वेंद्र जी, मैं फिर शामली आपके पास आऊंगा। एक मिनट जैन साहब रुकिए ना। जैन साहब, उनको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। जैन साहब अभी रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। जैन साहब एक मिनट रुकिए। विश्वेंद्र जी, जैन साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हमने तो एक नारा दिया और उस एक नारे की तोड़ के लिए ये रोज नए नारों को गढ़ रहे हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ना कि फिल्म स्टार का गाना हिट हो गया तो बोले कि इसी धुन पर मुझे चाहिए गाने, दूसरा फिल्म स्टार बोलता है। और जैसे हम देहरादून के रास्ते पर जाते हैं तो सहारनपुर में लिखा होता है कि चाचा का असली ढाबा, ठीक, और हर कोई ये कहता है कि हम असली वाले हैं। और बीएसपी जिसने आज तक कभी नारे, वो जो पुराने हैं, तिलक तराजू और तलवार, वो वाला मसला अलग था, लेकिन अब वो भी कह रही है कि नहीं हमें भी नारे गढ़ने हैं। तो ये तो पूरे नारे पर ही केंद्रित हो गया पूरा देश। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा तिलक चावला जी आपने बात, और ये दुख का विषय है। ठीक है, नारे हो चलेंगे, लेकिन विकास के मुद्दे होने चाहिए देश में। जनता को ये जवाब देना पड़ता है कि हमने सरकार चलाई है, हम उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, आज झारखंड में आए हैं, हमने यही विकास किए है, हम झारखंड में ये विकास करेंगे। सही मायने में ये राजनीति का स्तर होना चाहिए, लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है जिसकी सीमाएं खत्म होती जा रही है। जो बेटी के शब्दों की बात आना दुख का विषय है। लेकिन चावला साहब, यहाँ पर एक बात और कहनी पड़ेगी कि जो ये ऐसी स्थिति बनी क्यों। ये भी सत्य है कि बहुत सारी घटनाएं हुई। अगर मैं जिक्र करूं 27 अगस्त 2013 का कवाल कांड हुआ मुजफ्फरनगर में, बिल्कुल, तो वहां कटने वाली बात आई थी। वहां क्या था, 2 भाई थे, सचिन और गौरव। आपने चूंकि सहारनपुर की बात की तो उसके नजदीक का जनपद है मुजफ्फरनगर। सचिन और गौरव अपनी बहन की रक्षा के लिए गए थे, उनको काट दिया गया टुकड़ों में। तो ये भी एक कारण है, ये चर्चा का विषय यहां भी बनता है। दूसरा, मार्च 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। आईबी के अधिकारी थे अंकित शर्मा, 400 बार चाकू मार करके काटा गया था उसको। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक अपनी जगह रखता है, ये भी एक दुख का विषय है। लेकिन हम चाहते हैं कि सत्ता वालों को जवाब देना चाहिए कि पहले वो जहां केंद्र में है या प्रदेश में कि हमने ये विकास किए हैं, आज हम झारखंड में या दूसरे प्रदेश में विकास करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन स्थितियां आज बदल चुकी है। विपक्ष भी जातियों के आधार पर, जाति गणना के माध्यम से या जातियों के आधार पर जाति पूछ कर, यानी देश के असल मुद्दे तो गुम हो गए ना विश्वेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल चावला जी ठीक कह रहे हैं आप। और विपक्ष जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, जिसके इर्द गिर्द कभी चुनाव घूमा करता था, जैसे हरियाणा में हमने देखा कि किसान, पहलवान, ये सब मुद्दे थे, लेकिन यहां तो मुद्दे ही गायब हो गए, मुद्दे ही गौड़ हो गए, और एक नारे के पीछे विपक्ष भाग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विपक्ष को उस जवाब मांगना चाहिए सरकार से कि आप ये नहीं, ये मुद्दे का जवाब दिया आप मेरे पास, लेकिन वो विपक्ष कह रहा है ना कटेंगे ना बटेंगे, 27 में हटेंगे। ये ठीक है, आप कह सकते हो, लेकिन उनको मौका क्यों दे रहे हैं आप सत्ता पक्ष को? आप अपने मुद्दे लेके आइए कि आप जवाब मांगे, हिसाब मांगे कि आप जनता आज खाना क्या खा रही है, क्या शुद्ध खाना मिल रहा है, तो वो सत्ता से जवाब मांग सकता है। सत्ता से जवाब मांगने के चक्कर में आप एक नारे के पीछे भागना शुरू कर गए और अब देश को बता रहे हो कि बटेंगे कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, और वहां वो कह रहे हैं कि भाई विपक्षी नारा हिट कर रहा है हमारा। भारत जोड़ो, और जो ये भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो ये भाजपा है, आरएसएस है, इनको भारत में प्रेम, शांति, भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। ये हमेशा लड़ाने की बात करते हैं, तोड़ने की, विभाजन करने की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। चारों तरफ से
जनता इनसे नाराज है, इनकी विफलताओं से जनता इनसे विमुख हो चुकी है, इसीलिए अब ये हिंदू मुसलमान की नहीं, ये राजनीति बात कर तो आप रहे हैं। हरियाणा में भी कह रहे थे, यही बात तो हरियाणा में भी कह रहे थे ना आप। अरे तिलक भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए पहले। क्योंकि भाजपा सभी मोर्चों पर विफल साबित हो चुकी है, इसीलिए अब जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही बात है। इस देश का 80-90% वंचित, पिछड़ा, शोषित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक बटने वाला नहीं है। इस प्रकार से इस देश में भाजपा चंद उद्योगपतियों, धन्ना सेठों गुलाम बनकर काम कर रही है और देश का सारा धन संसाधन कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। उसके खिलाफ देश का वंचित वर्ग, शोषित वर्ग बटने वाला नहीं है। एकजुट होकर आपके लंका नहीं, मैं तो लगाएगा। आपकी बात समझ और गया, आपकी हरियाणा में भी लंका नहीं वैसे ही- बटे। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर हरियाणा में बटते तो कहानी कुछ और होती ना। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि हरियाणा में भी तो यही मुद्दे थे आपके, वहां तो अब झारखंड में तो खुल्ला खुल्ला चल रहा खेल फर्रुखाबादी। तिलक भाई, इनके तमाम खुल्लम खुल्ला खेल फर्रुखाबादी विफल हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा चुनाव कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारी रणनीतिक गलतियों के कारण, हमारे कुछ संगठन के लोगों के कारण हम हारे हैं, वरना शान जनता भाई वो गलती नहीं कहते, उसे गलती नहीं कहते। गलती एक बार होती है, बार बार हो तो उसे कुछ और भी कहते हैं। तिलक भाई आप लोग कुल्हाड़ी ढूंढते हो और कुल्हाड़ी पे जाकर पैर मारते हो, ऐसा नहीं है। नहीं। हरियाणा में आप लोगों ने यही किया कि कुल्हाड़ी ढूंढी और वहां पे जाके पैर मारा। ठीक, अरे तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं ना, हाँ, कि उसमें जनता की कोई गलती नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं, हमारे- हरियाणा में नारा जो था हमारा वो हिट रहा, तो अब वहां भी दे रहे हैं नारा कि भैया बटोगे तो देते कटोगे। देते रहे, महाराष्ट्र में और झारखंड में इनका सुपड़ा साफ होगा। और अगर नहीं हुआ तो अब देखो, नहीं हुआ तो ये तो बटोगे भविष्य है ना। कटोगे हिट हो गया ना मतलब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देश कभी भी बटा नहीं है। ये देश हमेशा अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहा है। तो फिर ये जातियों के आधार पे जो बांटते हो, फिर वो उसे क्या मानूं मैं? नहीं, जाति के आधार पे कौन बांट रहा है, बताइए मुझे आप, कौन बांट रहा तो है? आप जातियों के आधार पे नहीं बांट रहे? बिल्कुल नहीं बांटते हैं। हम जाति के आधार पे कभी नहीं बांटते हैं। हम चाहते हैं देश में जातिगत जनगणना हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, पता लगे कि किस वर्ग के पास कितना धन संपन्नता है। हाँ। जो लोग पिछड़े हुए हैं, हाँ। जो लोग आज भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको उनका अधिकार अच्छा शान मिलना भाई, चाहिए। एक बात बताओ, ये हिंदुओं की जातियों की बात होती है, आप तो खुद हैं, ये मुसलमानों में जातियां होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो वो उनकी बात क्यों नहीं करते हो? नहीं तो भाजपा सरकार कराए ना, मुसलमानों में नहीं तो आप करो, मैं तो कह रहा हूं खुला मंच है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कि मुसलमानों की जातियों की भी सर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप सिफारिश लागू करने की बात करते हो कि नहीं करते हो? तो उसमें मुसलमानों की जातियां है कि नहीं है? शान भाई आप बात करो ना, इस पे खुलकर बात करो। बोलो कि अगर मुसलमानों की जातियां नहीं लिखी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तो बोलिए। तिलक भाई आप ही बोलते रहेंगे, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए ना सर। मुसलमानों में भी पिछड़ा वर्ग होता है, मुसलमानों में भी अगला वर्ग होता है। हाँ। सुनिए ना पहले पूरी बात, है ना। हाँ। तो हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि जातिगत जनगणना केवल हिंदुओं की हो, आप मुसलमानों में भी कराइए। मुसलमानों में कितने लोग पिछड़े हैं, पसमंदा है, उसका पता लगाइए और उनके भी उत्थान और विकास का काम कीजिए। तो फिर अखिलेश जी को बताइए ना, मुसलमानों की भी जातियां होती हैं। सबको पता है, नहीं वो पता। मुख्यमंत्री के रजिस्टर में उनको भी पता है। राकेश जी, पता है आप लोगों को कि मुसलमानों की जातियां होती हैं? तिलक जी, अखिलेश जी कभी कहे हैं कि मुसलमान की गिनती नहीं होनी चाहिए? अगर आप कहे हैं तो वो वीडियो जारी करके चलाइए और दिखाइए। अच्छा तो वही कह रहे, अच्छा तो फिर हिंदुओं की जाति सर, वो फिर ये क्यों नहीं कहते कि भैया मुसलमानों की जातियों के बारे में भी आप गलत और धार्मिक चीज को न कहिए। अच्छा। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और निष्पक्षता दिखाइए। राकेश जी, मुझे मालूम है किससे क्या सवाल पूछना है। जो सवाल जायज है मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, मुझे निष्पक्षता मत सिखाइए। चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश जी कहे हैं कि मुसलमान की जाति गणना ना हो तो आप दिखाइए वीडियो, मैं माफी मांगूंगा आपके चैनल पे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं। अखिलेश जी की बात आपने कहा, मैं तो माफी मांगूंगा। पिछड़े तो मुसलमान भी पिछड़े हैं ना। आप सवाल, यही तो सबसे बड़ी कमी है कि सवाल सरकार से नहीं पूछते हैं। सरकार से सवाल पूछूंगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। कन्नी काटते हैं। राकेश जी, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे ना, वो सवाल पूछूंगा, रुक जाइए अभी। अखिलेश जी हमेशा कहें कि जाति जनगणना होनी चाहिए और हर धर्म, हर जाति और हर लोगों की गणना होनी चाहिए और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई 3% लोग हैं तो पूरे जो है 70% लोगों का हक। विश्वेंद्र जी ये कह रहे हैं शान भाई की नहीं, मुसलमानों की जाति होती है, लेकिन वो तो जातिगत जनगणना में सबकी जातियों की बात हो जाएगी ना। तो हम तो 80-20 और जातियों में नहीं बांट रहे, तो इसमें मुसलमानों की जाति भी और हिंदू की जाति भी है।
नहीं, मुसलमानों की जाति की चर्चा होनी चाहिए, जो छिपी रहती है वो चर्चा होनी चाहिए। और ये भी बात सही पिछड़े अगड़े का पता भी लगना चाहिए। ये है हमारे देश में कि मुसलमान को टिकट दिया जाता है, मुसलमान की वोट बैंक के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, मुसलमान के वोट चिन्ह को टिकट दे करके उनका वोट दिलाना चाहती है। उनके विकास के विषय में जो काम करती है वो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी एक देश श्रेष्ठ जो विषय उससे काम भी कर रही है, इसमें दोहरा ही नहीं है। ये भी मानना पड़ेगा कि जो योजनाएं सरकार की है वो सभी के लिए है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे सपा नेता कि आप मेरे सवाल पूछ रहे, सवाल तो भाई पूछे जाएंगे आपसे भी। आप इस सप्ताह में विपक्ष है तो आप अपने अच्छे मुद्दे लीजिए ना, अन्यथा मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। सवाल पूछेंगे जमीन बेच देंगे या आशा बेच देंगे और सो गए मेरे पत्रकार भाई, मीडिया भाई, तो हिंदुस्तान बेच देंगे। आपसे पूछा जाएगा और विपक्ष से पूछा जाएगा। राकेश जी, सवाल तो ये उठते हैं ना कि भाई जातिगत जनगणना की वकालत आप करो, 2012 से लेकर 17 तक आपको किसी ने रोका नहीं था, और जब आप केंद्र में थे, मतलब आपकी एक हनक थी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि मुलायम सिंह यादव जी ने कोई बात कही तो कोई काट तो सकता नहीं था। नहीं तो आप जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है वो जारी करवा लेते, किसने रोका था आपको? वो तो हुए ना। नहीं, आप पूछ लीजिए तब मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए सर। मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी अभी हाल ही के 2-3 दिन पहले एक टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि उस समय के सेंट्रल गवर्नमेंट के आश्वासन पे कि मैं करवा दूंगा जाति जनगणना, और उस समय के आश्वासन पे समाजवादी पार्टी जो 12 से 17 में सरकार में रही तो वो नहीं करवाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करवाने जा रही है तो वो डाटा सार्वजनिक हो जाएगा। अच्छा, इसलिए समाजवादी तो एक काम करो, एक छोटी सी बात, ये कर्नाटक में हो रखा है तो शान भाई को बोलो वो जारी कर दो। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का कर्नाटक में हो रखा है, बोलो जारी कर दो। अगर 27 में जनता ने समाजवादी पार्टी को नहीं, 27 बहुत दूर की बात है, जहां हो रखा है जिस राज्य में वहां बोल दीजिए ना। पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा और जाति जनगणना होगी। ठीक, ओके, समझ गया, मैं समझ गया। उनको सलाह दे दो थोड़ी सी, क्या पता, मुझे लगा कर्नाटक में हो रखा है तो आपके कहने पर जारी कर देंगे, वहां सलाह नहीं दोगे आप, कोई बात नहीं। केसी जैन साहब जी क्या ये रोटी बेटी और माटी साथियों पे साफ लौटता रहेगा, करेंगे, चिंता मत कीजिए। शान भाई, चिंता मुझे नहीं, आपको जरूरत है सर। हरियाणा दोहरा दे तो मामला कुछ और हो जाएगा, है ना? वो जब आप बताएंगे, हाँ, जब आप बताएगा, आपके सामने थाली पड़ी हुई आपने खाया खाना, तो फिर सर हमें क्यों कोस रहे हो? हम हार कर भी पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसी राजनीति मुबारक हो आपको। ऐसी राजनीति, एनजीओ बना लो, फिर छोड़ दो राजनीति, एनजीओ बना लो। हम हार भी जाएंगे तब भी पिछड़ों की लड़ाई। मुझे नहीं मालूम था आप हारने के लिए चुनाव लड़ते हो। शान भाई ठीक है, एक मिनट। केसी जैन साहब, जो आपके सबसे टैलेंटेड मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक नया बयान दिया है। आप कह रहे हो बटोगे कटोगे नहीं, हम ये कोई धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का नया वाला बयान सुना है? वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं से सामान खरीदो। नहीं, एक मिनट, हिंदुओं से ही सामान खरीदो, ये थूक जिहाद वालों से सामान मत खरीदो। ये भाईचारा बढ़ रहा है इससे। देखिए चावला जी, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे जिस प्रकार से एक बड़ा कार्यक्रम होता है छठ पूजा का, हाँ, और वहां पर अगर वो इस तरीके की बात करते हैं, उनकी अपनी धार्मिक भावना है, तो इस बयान का समर्थन करते हैं? भावना के अंतर्गत वो चाहते हैं शुद्धता बनी रहे। आप इस बयान का समर्थन करते हैं? बनी रहे तो इसमें क्या दिक्कत है? एक चुना हुआ केंद्रीय मंत्री जिसने संविधान की शपथ ली, वो ये कह रहा है कि हिंदुओं सिर्फ जाग जाओ और सामान जो है हिंदुओं से खरीदो, थूक जिहाद वालों से नहीं। ये थूक जिहाद वाले कौन है? नहीं, उन्होंने ये भी कहा पूजा के लिए उन्होंने कहा। अच्छा, और ये भी पूजा के लिए कहा कि एक मुसलमान थप्पड़ मारे, शुद्ध सामान चाहिए, एक मुसलमान थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ हिंदू मारे, ये भी पूजा के लिए कहा। बिल्कुल मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। चाहिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम नहीं, हाँ। अगर कोई भी
हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ खाई, वो ये कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला सदन में, रुकिए ना जैन साहब, वो कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला सदन के भीतर कि हाँ मैं पक्षपात करूंगा, जिसको रोकना रोक लो। चाहिए दूसरा काम कर देना चाहिए कि लो भाई 2-4 और मान लो, ये करना चाहिए। पक्षपात करोगे आप? मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक चुने हुए। अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा पकड़ के 2 थप्पड़ मारिए। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला पक्षपात करूंगा, खुल्लम खुल्ला पक्षपात करूंगा, मां बहन भी करेगा। इसलिए जरूरी है एक थप्पड़ मारे उसको 2 थप्पड़ रसीद करिए, जरूरी है, वही रुक जाएगा अपराध। हाँ, तो ये खुल्लम खुल्ला पक्षपात करूंगा हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, पहुंचेगा, ये जायज है ना? हेमंत बिस्व शर्मा जी कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला पक्षपात करूंगा, कोई रोक सकता है तो रोक लो। जेडीयू के सांसद आपके सहयोगी कह रहे हैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, दरवेश चंद्र ठाकुर, ये जायज है ना? नहीं, मैं इसके पक्षधर नहीं हूं। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अभी तो आप कह रहे थे कि 80-20 करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी कौन सी योजना है जिसमें मुसलमानों को बराबर का हक नहीं मिल रहा है? बराबर का नहीं, बल्कि कई सारी ऐसी योजना है जिसमें 70% लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। आप जो आयुष्मान कार्ड योजना उसको उठा के देख लीजिए, उसमें 70% आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थी मुस्लिम भाई बहन है। तो फिर ये बात मंगलसूत्र देखिए, कल तक आपने कहा ना जैन साहब, आप घुमा रहे, जैन साहब आप घुमा रहे, कल तक आपने कहा था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे जी, अब बेटी भी छीन लेंगे, तो ये बेटी छीनेगा कौन? नहीं, देखिए चावला जी, वहां पे जो परिस्थितियां हैं सबको पता है। क्या? एक व्यक्ति बांग्लादेश से आता है, एक व्यक्ति कहीं और से आता है, आकर के झारखंड में जिस प्रकार से बसता है और बसने के बाद अपनी संवैधानिक व्यवस्था का हवाला दे करके, नहीं ये बात तो आपने, ये बात तो आपने पश्चिम बंगाल में भी कही थी, कानून चलेगा और कानून के हिसाब से। जैन साहब थोड़ा सा याद करिए, जायज है। नहीं थोड़ा सा याद करिए, और देश को भी आज ये समझना चाहिए, थोड़ा सा याद करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी यही बात कही थी, ये घुसपैठी, ठीक कही थी ना सर, ये घुसपैठी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा जैन साहब? जो परिस्थितियां हैं सबको पता है, घुसपैठी है ना। परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने के लिए उन परिस्थितियों से, तो जैन साहब, जैन साहब मैं शान भाई के पास जाऊं, आज एक बात तो बता दो के लिए। अच्छा आज एक बात बता दो, संकल्प के साथ। देखिए चावला जी, ये घुसपैठियों को निकाल दोगे झारखंड से? हम जो कुछ कह रहे हैं जनता के पास जा रहे हैं और संकल्प लेके जा रहे हैं कि बाध्यकारी परिस्थितियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। जैन साहब, आपकी बेटी, आपकी रोटी, आपकी बेटी सुरक्षित होगी, आपकी भूमि सुरक्षित होगी। जैन साहब, क्या दिक्कत है इसमें? जैन साहब कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, घुसपैठी है ना झारखंड में, ये तो आप मान रहे हो जी, ठीक, और पश्चिम बंगाल में भी थे, असम में भी थे, तो 2014 से लेकर प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार चल रही है, 2024 बीत गया, तो अब तक आपने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला, उसका आंकड़ा दे दीजिए। क्या हुआ? चावला जी, पहली बात तो यह है, नहीं पहली बात यही है, आंकड़ा बताइए कितना निकाला, कौन किस चीज का समर्थन कर रहा है? नहीं समर्थन छोड़िए, कितने घुसपैठियों को आपने इस देश से बाहर निकाला, देश की जनता को बताइए। आप मान रहे हो घुसपैठी हैं, और घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किसका है? घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किसका है? विपक्ष का या केंद्र सरकार का? नहीं किया, नहीं, इनका समर्थन कौन कर रहा है? सर समर्थन कोई कर रहा हो, आपने कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला? ये सिर्फ नारों में ही क्यों होता है कि घुसपैठिए निकाल देंगे? आप बताइए ना देश को, आपने कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला? अगर गिरिराज जी ने कहा कि आप शुद्ध आहार खरीदिए, इनको पीड़ा हो गई, आप जवाब से नहीं दे, आप भाग रहे हैं, कार्रवाई करते हैं। साहब इसे कहते सवाल से भागना, इससे कहते सवाल से भागना। उसकी जाति पूछने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने घुसपैठिए आपने देश से बाहर निकाले, कितने घुसपैठिए निकाले सर देश से बाहर? सवाल हम जब भी सवाल खड़ा करते हैं इन चीजों पर, हाँ, तो पूछते हैं ये कहां जाएंगे, ये हमारे देश के हिस्सा है। अच्छा, तो इसलिए देश से बाहर नहीं निकाला घुसपैठियों को? रोहिंग्या मुसलमानों पर आप तो और खतरा पैदा कर रहे हो जैन साहब। सवाल
तब उसपे प्रेशर किसे लगाया? अच्छा, प्रेशर किसे लगाया तो मतलब विपक्ष के कहने पर आप घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल रहे हो? दिल्ली के जंतर मंतर पे कौन लोग बैठे रहे? मैं कह रहा हूं इनके कहने पर घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल रहे आप? मुख्तार अब्बास नकवी को भी घुसपैठिया मानते हो? निकाले जाएंगे, बिल्कुल निकाले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं तो अब तक तो किसी ने रोका नहीं, आपको कितने निकाले, वही तो पूछ रहा हूं जैन साहब। नहीं, उसका कारण है क्या? उसका कारण है चावला जी। क्या कारण है? उसका कारण हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो घुसपैठिया कहां से जाते हैं? उनका पूरा की पूरा लेखा जोखा होना चाहिए, और इस पे बाधा प्रदेश की सरकारें डालती। ठीक, 10 साल में आप ये भी नहीं कर पाए। सरकारें उसमें बाधा डालती। ठीक है, ओके ओके ओके। शान जी, अगर घुसपैठियों की बात हो रही है तो आपको उनका साथ देना चाहिए। जैन साहब कह रहे हैं कि सबको बाहर निकालेंगे घुसपैठियों को, तो आपको तो साथ देना चाहिए। आप परेशान हो जाते हो, जल्दी से प्लीज। बेटी और माटी बचाने की बात कर रहे हैं तो खुल करके कर रहे हैं। ठीक है सर, वो मंगलसूत्र छीनने वाले कौन थे वो भी नहीं बताया जैन साहब अभी तक। खुल करके बात कर रहे हैं, खुल के उनके समर्थन में आ रहे हैं। शान भाई जल्दी से, विश्वेंद्र जी और राकेश जी आपके पास आ रहा हूं फिर। शान जी, घुसपैठियों की बात है और झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी एक बात कह रहे थे कि 3% लोग 70% लोगों पे शासन नहीं करेंगे, 3% लोग लाभ नहीं उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में कितनी जातियां ओबीसी की, और इन ओबीसी की जातियों में अगर किसी को लाभ मिला तो यादव के बजाय किस समाज को, किस जात को लाभ मिला? अभी राकेश जी देंगे, पहले शान जी अपनी बात पूरी करेंगे। अभी जैन साहब, जैन साहब पूरी बात बोल दी ना, अभी घुसपैठियों वाला आंकड़ा एक बार पता करिए कितने निकाले। अब फिर आ रहा हूं आपके पास। शान भाई जल्दी से अपनी बात, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं राकेश जी और विश्वेंद्र जी। तिलक जी, झारखंड की भूमि पर, झारखंड के जल, जमीन और जंगल पर हम अदानी अंबानी नाम के घुसपैठियों को कतई नहीं घुसने देने वाले हैं। जिस प्रकार से भाजपा झारखंड में सरकार बनाकर वहां की संपदाओं को लूटने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से वहां पे अदानी और अंबानी को लाकर वहां के जल, जंगल और जमीन उनको सौंपने और उनके हवाले करने का काम करना चाह रही है, वो हम कतई नहीं होने देंगे। और रही बात कौन घुसपैठिया है और कौन नागरिक है, 2014 से इनकी सरकार, जैसा आपने कहा, 10 वर्ष की इनकी सरकार आज रह चुकी है। सीमा सुरक्षा संपूर्णता इनके पास है, यदि उसके बावजूद भी देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो ये विफलता केंद्र सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। झारखंड के अंदर ये मुद्दा है कि नहीं है? करेंगे फिर आप चिल्लाएंगे कि वो तो हंगरिया मुसलमान भाइयों को बाहर कर दिया। अभी कांग्रेस की पीड़ा उभर के आएगी, झारखंड में अदानी की तोबा करें, मत होइए। निकाला जमीन आदिवासियों का है, अदानी का नहीं है। ये जो रोहिंग्या है ना, जंगल जमीन आदिवासियों का है, जिससे आपने रिश्ता जोड़ रखा है, केवल वोट के लिए रिश्ता जोड़ रखा है। वोट के लिए आपने जमीन ये पूछा जाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब पूछा जाएगा ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, तब सबसे ज्यादा पीड़ा राहुल गांधी को होने वाली है। और ये घुसपैठिए जो है बिल्कुल खदेड़े जाएंगे, बिल्कुल बाहर की झारखंड में वाले नहीं। अदानी अंबानी नाम का कोई भी घुसपैठिया नहीं घुस पाएगा, चिंता मत कीजिए आप। झारखंड का जल, जंगल और जमीन वहां के आदिवासियों का है, वहां की नागरिकों का है, उन्हीं का रहेगा। एक मिनट, एक सेकंड, जैन साहब, शान जी एक मिनट, कंपनियां देश मैं राकेश जी का हिस्सा होती है। राकेश जी आपके पास आऊं, पहले विश्वेंद्र जी के पास। एक मिनट, जिन उद्योगपतियों का नाम आपने लिया, एक उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों है? एक मिनट, उद्योगों के खिलाफ जैन साहब एक मिनट रुकिए ना, हो गया ना सर, आप क्यों इतना एग्रेसिव हो रहे हो आज? एक मिनट, जिन उद्योगपतियों का आपने जिक्र किया ना शान भाई, ऐसे ही एक मंच पर राहुल गांधी रैली कर रहे थे, अभी गजनी मत बनिएगा, याद आ जाएगा आपको। तब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने एक खास उद्योगपति के लिए बिल्कुल रेड कारपेट नया वाला बिछाया था। बोले पुराने वाला नहीं, इनके लिए नया वाला बिछाओ, जिनको रोज सुबह शाम दिन रात आप जिनकी माला जपते हैं, उनके लिए विशेष रेड कारपेट बिछाया गया था राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने। और बोले कि नहीं इनके साथ ही बिजनेस करेंगे। तो बोले राहुल गांधी बोले मामला वहां पर, यहां इन्हीं के साथ बिजनेस होगा। ठीक शान भाई, तो या तो बोलो कि मैं अशोक गहलोत से बड़ा हूं,
अरे तो भी मैं मान जाऊं। ये होता है ना। और आपके वक्त भी उद्योगपति थे, ऐसा थोड़ी ना कि बिना उद्योगपतियों के देश चल रहा था। कोई विधि संगत रूप से अपना व्यापार चला रहा तो हाँ, आपके साथ विधिवत रूप से व्यापार चलेगा, और कोई नियमों का उल्लंघन करके शान भाई, केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरेगा। शान भाई अब छोड़ दो, ये जहाज में जो आप लोगों के तेल डलता है ना सर, हमें मालूम है? ऐसा नहीं है कि बिना उद्योगपतियों के आपके भी हेलीकॉप्टर घूमते हो। छोड़ दो अब उस बात को, वरना सहारा तो कईयों को सहारा दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? कईयों को सहारा दिया। नहीं समझे तो राकेश जी से फोन करके पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। हमने कभी देश नहीं बेचा। नहीं, अब वो पता नहीं किसने क्या क्या बेचा, अब ये तो मालूम नहीं। कईयों को सहारा दिया और उसी सहारे से बहुत कुछ सहारा कर दिया। तो बहुत होता है सहारा कईयों के साथ। तो नहीं पता तो राकेश जी से पूछ लेना। खैर विश्वेंद्र जी, ये जो मसला पूरा झारखंड के चुनाव पर केंद्रित हो गया, ये मामला, अगर मैं तो अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो इतने शोर है बटेंगे कटेंगे, और ये नारा जिस तर्ज पर हरियाणा में हिट हुआ और उसके बाद जो है ये सुपर हिट मामला हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि अगर झारखंड में कुछ हुआ तो फिर तो 27 तक यही घूमेगा नारा। जी बिल्कुल, सच्चाई ये है चावला साहब, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। ये नारे के विषय में केंद्र में ये राजनेता मस्ती ले रहे हैं, मस्ती। इन्हें जनता की समस्याओं का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये कटेंगे बटेंगे, चाहे सत्ता वाले नारे थे और चाहे विपक्ष वाले नारे पर खेले। अभी हमारे साथी ने कहा, शान खान ने, कि घुसपैठी है। उद्योगपति घुसपैठी कहां से? वह देश का नागरिक है, बॉम्बे से आया, गुजरात से, घुसपैठी कैसे हुआ देश में? अजीब बात ना करे, सब जवाब दे, सबकी जवाब दे। आप सत्ता में बैठते हैं, आप सत्ता में पहले बैठे हैं और देश चलाया है। अभी मेरे चावला साहब दोस्त ने पूछा आपसे, राजस्थान में रेड कार्पेट बिछा, तो बिल्कुल सही बात है। और तेलंगाना में भी आपकी उन उद्योगपति सपोर्ट ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि बात छिप जाएगी आपसे। तो सपोर्ट तो सभी लेते हैं आप लोग, लेकिन सही मुद्दे लेकर के सत्ता पक्ष को जवाब देइए कि सत्ता सही मुद्दे लेकर के चले, विकास की चर्चा करे, विकास हम कैसा करें वो बात हो, और विपक्ष उन्हीं का जवाब मांगे। और विपक्ष, अगर सत्ता पक्ष ऐसा नहीं करता तो विपक्ष की जवाबदेही है, वो शान खान की जवाबदेही है, सपा की जवाबदेही है कि वो सवाल पूछे कि आप करेंगे क्या, आप खाना क्या देंगे, पानी अच्छा क्या देंगे, हमारी बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे, जो जनता की समस्या है क्या हल करेंगे, सड़कें और कैसे अच्छी देंगे, उसके विषय होने चाहिए। उससे भटकाते हैं जनता को, ये अपने उल्लू सीधा करते हैं। वोट के टाइम पर जनता को भ्रमित करते हैं, बाद से वोट लेते फिर 5 साल ऐश करते हैं। ये हालात हो चुकी है, ये सच्चाई है, चावला साहब मानना पड़ेगा। राकेश जी, जो बात विश्वेंद्र जी कह रहे हैं, बहुत खूब कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकती हुई सियासत दिखाई दे रही है और आप लोग मुद्दों को छू नहीं पा रहे हैं। और फिर अगर चुनाव सामने वाला जीत गया तो फिर आप कहोगे कि भैया संविधान खतरे में। जी की बातों से मैं बहुत सहमत हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाना चाहिए और हम लोग लगातार उसको निभा रहे हैं। रही बात की उसको लोग दूसरा एंगल भले दे रहे हैं। अभी केसी जैन साहब ने कहा कि गिरिराज सिंह ने कहा कि एक थप्पड़ मारेंगे तो ये है वो है। उसी बिहार में 56 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने से, और गिरिराज सिंह जो है वहां जाने की नहीं समझे, क्योंकि वो हिंदू नहीं थे, वो पिछड़े दलित आदिवासी थे। वो वहां जाना इसलिए मुसाफिर नहीं समझा कि जो दिल्ली की सरकार में एक पाया है वो बिहार के मुख्यमंत्री के समर्थन से है, तो उस पर बहस नहीं करेंगे। 27,000 स्कूलें बंद होने जा रहे हैं, शिक्षा कैसे बेहतर होगा, कैसे पिछड़े दलित असहाय किसान मजदूर के बच्चे शिक्षित बने। क्या स्कूल बंद करके भारत को आप विश्व गुरु बना सकते हैं? 81,000 शिक्षक अपने आप को विवश हैं कि कब तलवार हमारी नौकरी पे लटक जाएगी। वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। उस पे अगर इनसे सवाल कर लिया जाए तो ये भाग जाएंगे हिंदू मुसलमान पे, ये भाग जाएंगे जातियों पे। अभी ये 3% की बात कर रहे हैं, तो मैं इनके आंकड़े को दुरुस्त करना चाह रहा हूं कि बीएचयू को जानते होंगे, काशी हिंदू
108 साल में एक भी ओबीसी और एससी और एसटी के कुलपति नहीं बनाए गए, पहली चीज। और आप एक आंकड़ा देख लीजिए कि पूरे देश की यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी, एसटी और एसटी के कुलपति बनाए गए हैं और ओबीसी के कितने प्रोफेसर बनाए गए। और आप देख लीजिए कि जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कितने हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जाति जनगणना कितना महत्वपूर्ण है। क्या बात करते हैं आप? मैं कह रहा हूँ, आप बता दीजिए। आप तो राष्ट्रपति पद का विरोध करते हैं। मैं हमने एक दलित आदिवासी महिला को उतारा राष्ट्रपति पद आप से। कितने आपने उसका विरोध किया, आप एक लिस्ट जारी आपने उसका विरोध किया नहीं किया? मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं विपक्ष के नाते उसके बाद भी से मैं पूछ रहा हूँ, किसको उतारा? कौन नहीं जान रहा है कि क्या भगवान प्रभु राम मंदिर में जिसको आपने उतारा था? उनको उनको आप द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाए गए, किसको उतारा? कोई छुपी नहीं बात है। विपक्ष का नेता आपने ये किसको सारे लोग बुलाया? देख रहे हैं और देश के चैनल पे, मीडिया पे लोग देख रहे हैं। संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, ये भी लोग देखे हैं। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है इतना सफेद झूठ मत बोलिए, जनता जाग गई है और जनता इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश से हाथ कर दिया। आरक्षण क्यों नहीं करा रहे? और आप इसलिए भयभीत हैं भाई कि आप जितना नफरत बोलने वाले लोग हैं उसका खामियाजा यही है। आप बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी आरक्षण का पद होता है क्या? तो मैं कह रहा हूँ आप पिछड़े दलित को कितना बनाए? मैं कह रहा हूँ आरक्षण की बात नहीं है तो आप बनाइए ना। SC/ST मैं कह रहा क्यों नहीं बनाए? बीसी आप तक अभी तक क्यों नहीं बनाए? पार्टी का क्यों नहीं बनाए? सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा बनाना चाहिए ना। पार्टी में कोई आप जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका समर्थन लेना है और सब हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या हिंदू नहीं है? पार्टी में मैं कह रहा हूँ हिंदू नहीं है जनता, बाहर का कोई अध्यक्ष जनता हिंदू नहीं है। क्या ये माने कि पिछड़ा दलित हिंदू नहीं है? यादव के बजाय आप केवल बस राजनीति हिंदू की करते हैं, मगर जब उनके अधिकार और हक देने की बात आएगी तो आप ओबीसी और एसटी और दलित पिछड़ा में बांट के उनको गुमराह करेंगे और आप 3 पदों पे बैठ के आप केवल नफरत फैला। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी का ही कोई दूसरी जात कौन जाता है आरएसएस में? कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, सबको पता है। बताइए ना, भगवान झंडा के अलावा तिरंगा नहीं लहरा पाए, तिरंगा नहीं लहरा पाए नागपुर में। आप बड़े राष्ट्रपति हैं। एक मिनट राकेश जी, 2 महत्वपूर्ण बातें आपने कही, 2 महत्वपूर्ण बातें कही। थोड़ा सा फैक्ट, एक मिनट देखा जाए राकेश जी, मैं विश्वेंद्र जी के पास जाऊं। एक मिनट राकेश, नेताजी ने शहीदों का पार्थिव राकेश जी, मैं नेताजी की बात लेकर आ रहा हूं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आपने कहा कि भाई गिरिराज, आप जैन साहब प्लीज ऑडियो नीचे, जैन साहब का एक मिनट। आपने कहा कि भाई वहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, गिरिराज क्यों नहीं गए? बहराइच में भी एक युवक की मौत हुई थी, हत्या। उम्मीद है कि अखिलेश यादव गए होंगे, शायद नहीं गए। देखा नहीं शायद जो है तिलक जी गए, नेता प्रतिपक्ष का जो है प्रोटोकॉल वहां का पुलिस नहीं, अखिलेश यादव गए थे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक मिनट, पहले सुन तो लीजिए। रामगोपाल मिश्र की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं रामगोपाल मिश्र की ही बात कर रहा हूँ, बहराइच की बात कर रहा हूँ। तो मैं उन्हीं के बारे में, अखिलेश यादव ने कुछ कहा नहीं ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई है तो नेता प्रतिपक्ष है हमारे पार्टी के। जब उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, और कहिए तो मैं अभी आपको दिखा भी दूं, मैंने ट्वीट भी किया था। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे दल के लोग वहां नहीं गए या नहीं जाना चाह रहे थे। हमारे दल के होमगार्ड के रोकने पर अखिलेश यादव रुक जाते हैं। लेकिन एक बात, रामगोपाल मिश्र जी के यहां आपने कहा कि आपने जाना चाहा, लेकिन अब क्या करें, ऐसी परिस्थितियां आ गई कि जाने नहीं दिया किसी ने। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने दूसरा आरक्षण का जिक्र किया, एक बात जैन साहब ने वाजिब उठाई, और यह बात शान भाई उस पर गौर करेंगे, और यह थोड़ा सा होमवर्क सबको करना चाहिए कि जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन दोनों में क्या SC ST के लिए आरक्षण है कि नहीं है? तो मैं सवाल तो इसीलिए कह रहा हूं जैन साहब से। नहीं, इसकी मांग करो। शान भाई आपका साथ देंगे, कहेंगे कि जब सरकार के पैसे से ये केंद्र में यूनिवर्सिटियां चल रही है दोनों, तो फिर इनमें आरक्षण क्यों नहीं है SC ST का? यूनिवर्सिटी का मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो सिर्फ अभी 2 की बात कर रहा हूं कि जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्यों शान भाई, सही नहीं है ये?
जाति चाहिए ना? जनगणना कराई जाए और जाति के हिसाब से जितनी जितनी संख्या है अब जाति में अब वहां मत जाओ ना जनगणना पर। मैं तो एक मूलतः सवाल कर रहा हूं। शान भाई समर्थन करते हो ना मेरी बात का कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया में जो है SC/ST को आरक्षण मिलना चाहिए? शान भाई आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, मेरी आवाज मेरी हाँ, मेरी बात सुनिए। देश में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई आरक्षण है क्या? मुख्यमंत्री पद के लिए कोई आरक्षण है क्या? कि मुख्यमंत्री इसी समुदाय से बनेगा या मैं समझा नहीं आपकी बात। बता नहीं तो आपको जामिया में आरक्षण चाहिए, आपको अलीगढ़ में आरक्षण चाहिए। सुनिए ना, वो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि उसको अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए वहां पर आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ अल्पसंख्यक का मतलब? आप संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक मैं तो 25 से, मैं छोटी बुद्धि हूँ, आपसे ज्यादा समझदार नहीं हूं मैं मान रहा हूँ आपसे। हाँ, तो मुझे बताइए ना अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? ये संविधान है, इसका आप अनुच्छेद संविधान की सुबह शाम 3 टाइम कसम खाते हो, सुबह शाम और दोपहर, उसी संविधान की कसम खा के बोले कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? तिलक भाई सुन तो लीजिए, बताइए ना अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? अरे पहले सुन तो लीजिए, बोलिए सर। देश का संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर 30 के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को अपने विद्यालय और विश्वविद्यालय स्वायत्त रूप से चलाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ठीक। अब मुझे उसी संविधान को खा के पढ़ के बताओ कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? अरे पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए ना शान भाई, क्या हो गया? आपको जामिया की चिंता है, आपको चिंता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। उत्तर प्रदेश में अभी अभी भाजपा की सरकार ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की भर्ती की, कुछ 12 या 13, उसमें से 11 या 10 एक ही जाति विशेष के व्यक्ति, जिस जाति से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं। सरकारी अल्पसंख्यक क्यों कर रहे हो? पढ़ के तो बता रहे हो उसी संविधान में कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है सर? क्या मतलब है अल्पसंख्यक का? अल्पसंख्यक वो होता है जो धार्मिक रूप से कम संख्या में हो, उसको बोलते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। अच्छा, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये भी आप संविधान में लिखा हुआ है धार्मिक अल्पसंख्यक? एक बार वो पढ़ के देखिए, धार्मिक अल्पसंख्यक लिखा हुआ उसमें। हो गया ना क्या लिखा हुआ? नहीं, मेरे पढ़ने में हो सकता है गलत हो गया, आप बता दीजिए क्या लिखा हुआ। अच्छा, तो आप सर संविधान आप लेकर कसम तो संविधान को बताने की, और आप कह रहे हो कि मुझसे गलत हो गया। आप बता दीजिए ना। आप भी अगर जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैरोकारी करते हो इस बात को लेकर के आरक्षण होना चाहिए, तो शान भाई मैं आपके साथ खड़ा होता। तिलक भाई, आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो आरक्षण का गला घोट कर विश्वेंद्र जी उस पर क्यों नहीं? ये सियासत यहाँ पर हो गई एक्सपोज। करेंगे बात, करेंगे प्रधानमंत्री पद के आरक्षण की बात करेंगे। फाइनल कमेंट की बात करेंगे बात। फाइनल कमेंट विश्वेंद्र जी, 1 मिनट शान भाई, 1 मिनट शान, 1 सेकंड। चावल देश पहले है, देश रहना चाहिए, देश की जनता पहले है। लेकिन शान खान जी ने अभी स्पष्ट कर दिया कि उनका अपना हित है, राजनीतिक हित नहीं है, जनता का हित नहीं है। इन्हीं शब्दों से स्पष्ट हो गया जो आपने जामिया और जिसके लिए आपने पूछा, जो यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पूछा, ये क्लियर होता है कि उनके अपने तथ्य गढ़े जाते हैं अपने हिसाब से, उनके हिसाब से सरकार चल रही, उनके हिसाब से उनको लाभ मिले, संविधान कहीं जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तभी ये सत्ता पक्ष उसका लाभ लेती है और कटने उठने के मामले लेके आती है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि कटने और कटने की बात आई, देश की आजादी से लेकर अब तक बहुत सारे दंगे हुए, हजारों लोग मरे हैं। हम चाहते कि लोग बटे ना, लोग कटे ना, ये बात है। धार्मिक आधार पर न बटे, जात के आधार पर न बटे। ठीक, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जैन साहब ने बताया कि वो कटेंगे बटेंगे किसके लिए कह रहे थे, और शान भाई ने बताया संविधान की कसम अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शान भाई आपका भी, और विश्वेंद्र जी आपका भी, जैन साहब आपका भी, और राकेश जी आपका भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।